पोलैंड आधिकारिक रूप से यूक्रेनी पुरुषों की निर्वासन की तैयारी कर रहा है। ऐसी खबरें आज पोलिश मीडिया में फैल रही हैं। पोलैंड की पार्टी कानून और न्याय देश की प्रमुख राजनीतिक ताकतों में है, ने विशेष प्रवासी शिविर बनाने और उन यूक्रेनी पुरुषों को निर्वासित करने की योजना की घोषणा की है जो पोलैंड में वैध रूप से काम नहीं कर रहे हैं और जो भर्ती की उम्र के हैं। इसकी सार्वजनिक घोषणा इस पार्टी के उपाध्यक्ष तोबियास बाखेंस्की ने की। पार्टी ने संबंधित विधेयक तैयार कर लिया है। अगर कोई यूक्रेनी पुरुष जो भर्ती की उम्र का है पोलैंड में आधिकारिक रूप से काम नहीं कर रहा तो उसे तुरंत ही वापस यूक्रेन डिपोर्ट कर देना चाहिए ताकि वो लड़ सके। और ये ठीक उसी समय हो रहा है जब यूरोपीय संघ ने 5 अगस्त से यूक्रेनी पुरुषों के लिए अस्थायी संरक्षण के दर्जे तक पहुंच को आधिकारिक रूप से सीमित कर दिया है। यूक्रेन में सैन्य पंजीकरण का उल्लंघन करने वाले, आइए इस एपिसोड में शांतिपूर्वक पोलिश दक्षिणपंथियों की अपनी पहल को शब्दशः देखते हैं यूरोपीय संघ के फैसले के संदर्भ में। और मुख्य सवाल यह है कि ये सब कानूनी और राजनीतिक रूप से कितना वास्तविक है और ये चुनावों से पहले, जिनमें अभी वैसे भी 1 साल से ज़्यादा है, कितना लोक लुभावनाद है। मेरा नाम अलेक्सेई पिची है। आइए इस विषय पर चर्चा करें, लेकिन शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है कि इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ महत्वपूर्ण जानकारी है। अभी तुरंत जांचें कि क्या आपने इस वीडियो के नीचे सब्सक्राइब किया है। सब्सक्राइब बटन को देखें कि आप सब्सक्राइब किए हुए हैं या नहीं। अगर आपने सब्सक्राइब किया है तो इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। हम 3 लाख सब्सक्राइबर की ओर बढ़ रहे हैं। आपकी सब्सक्रिप्शन के लिए आभारी रहूंगा। तो चलिए सबसे पहले बयान से शुरू करते हैं, क्योंकि इसमें हर एक डिटेल बहुत ज़रूरी है ताकि हम समय से पहले मातम मनाना शुरू ना कर दें। पोलिश पार्टी कानून और न्याय को संक्षेप में PIS कहते हैं। उसने एक विधेयक तैयार किया है जिसमें प्रस्ताव है कि सभी भर्ती योग्य यूक्रेनी पुरुषों को जिनके पास वैध नौकरी नहीं है देश से बाहर निकाला जाए। विधेयक में एक अलग बिंदु के तहत विशेष केंद्रों यानी निर्वासन केंद्र की स्थापना का प्रावधान है। विधेयक के रचनाकारों के अनुसार इससे पोलैंड से यूक्रेनी पुरुषों को बाहर निकालने की पूरी प्रक्रिया आसान हो जाएगी। पोलैंड में सभी बेरोजगार यूक्रेनी पुरुषों को ढूंढकर विशेष केंद्रों में इकट्ठा कर फिर देश से बाहर निकालना। पोलिश दक्षिणपंथी अपने प्रस्तावों के लिए काफी निंदक दलीलें देते हैं। आगे मैं पार्टी PIS के उपाध्यक्ष टोबियास बाखेंस्की का सीधा उद्धरण पेश करूंगा ताकि मध्य और पूर्वी यूरोप स्वतंत्र और सुरक्षित रहें। यूक्रेन को जीतना होगा। Поэтому одним из सरकार के पहले और सबसे महत्वपूर्ण फैसलों में से एक होगा उन यूक्रेनी पुरुषों की निर्वासन जो पोलैंड में कानूनी रूप से काम नहीं कर रहे हैं और जो भर्ती की उम्र के हैं। उनके पास अपने वतन के लिए लड़ने का मौका होगा ताकि इस युद्ध की भयावहता जल्दी खत्म हो सके। उद्धरण समाप्त। यानी निर्वासन को यूक्रेन विरोधी कदम के रूप में नहीं बल्कि यूक्रेनी जीत की चिंता के रूप में पेश किया जा रहा है, जिससे खुद पोलिश लोगों की शांति और सुरक्षा बनी रहे। तर्क ये है, चलिए आपको लड़ने के लिए भेजते हैं ताकि हमें यहाँ बेहतर महसूस हो। वो साफ साफ कहता है कि मध्य और पूर्वी यूरोप सुरक्षित और स्वतंत्र रहें। इसके लिए इन पुरुषों को यूक्रेन में लड़ने के लिए जाना चाहिए। और अफसोस अफसोस पोलिश समाज का एक वर्ग इस बयानबाजी का समर्थन करता है। अब वे आंकड़े जिन पर PIS पार्टी इस विधेयक में निर्भर है, ध्यान दें, इसमें साफ दिखता है कि जबरदस्ती की गई है। इंटेरिया प्रकाशन के अनुसार 2025 में पोलैंड के परिवार, श्रम और सामाजिक नीति मंत्रालय ने बताया पोलैंड में आधिकारिक रूप से थोड़ा अधिक, ध्यान दें, 11,000 बेरोजगार यूक्रेनियन। मंत्रालय ने तब ये नहीं बताया था कि कितने पुरुष हैं, पर विशेषज्ञों के अनुसार अधिकतर महिलाएं हैं। चलो ऐसे करते हैं, अगर हम 50% भी मान लें तो आधिकारिक तौर पर बेरोजगार यूक्रेनियन पुरुषों की संख्या अधिकतम 5,500 है। हालांकि PIS पार्टी में इस बात पर विश्वास है कि सैन्य लामबंदी की उम्र के बेरोजगार यूक्रेनी पुरुषों की असली संख्या आधिकारिक आंकड़ों से कहीं ज़्यादा है, क्योंकि उनके अनुसार उनमें से कई लोग बस
रोजगार केंद्र में पंजीकरण नहीं कराते हैं। यानी इस विधेयक का आधार कोई पुष्ट सांख्यिकी नहीं है, बल्कि खुद पार्टी का यह अनुमान है कि छुपी हुई गैर पंजीकृत लोगों की एक श्रेणी है। वस्तुनिष्ठता के लिए ये भी सच हो सकता है और मैं मानता हूं कि वास्तव में ऐसा ही है। कुछ यूक्रेनवासी रोजगार केंद्र में पंजीकरण नहीं कराते, बस अपनी बचत या रिमोट काम से जी रहे हैं। वे पोलैंड में काम नहीं करते, लेकिन वे रोजगार केंद्र में पंजीकरण नहीं कराते। मैं बताना चाहूंगा कि इंटीरिया प्रकाशन पोलैंड की पीआईएस पार्टी से आए ये आंकड़े प्रकाशित करता है। ये कोई बदनाम मीडिया नहीं है, नहीं, ये एक सामान्य, लोकप्रिय, संवैधानिक, रूढ़िवादी संसाधन है जिसमें बहुत सारी विज्ञापन हैं जो लाखों की पहुंच रखता है। लेकिन इंटीरिया पोलैंड के दूसरे प्रकाशन ओनेट की तरह ही काम करता है। लेकिन इंटीरिया का यूजर बेस अपनी काफी सख्त, रूढ़िवादी और कभी-कभी बिल्कुल जहरीली टिप्पणियों के लिए जाना जाता है जो खबरों के नीचे लिखी जाती हैं। तो ऐसी खबर को तुरंत ही पोलैंड के दक्षिणपंथियों के बीच बहुत जोरदार प्रतिक्रिया मिली। अब आगे बढ़ने से पहले ये जरूरी है कि हम समझें कि पीआईएस पार्टी की इस पहल का व्यापक संदर्भ क्या है। हाल के समय में ये पीआईएस पार्टी का पहला यूक्रेन विरोधी प्रस्ताव नहीं है। जुलाई में पार्टी नेता यारोस्लाव काचिंस्की ने कहा था कि अगर कीव ओयूएन और यूपीए की महिमा गान नहीं रोकता तो पीआईएस यूक्रेन का यूरोपीय संघ में शामिल होना रोक देगा। पार्टी सदस्यों को लिखे अपने पत्र में उन्होंने युद्ध के समय यूक्रेन के समर्थन को स्वीकार किया, लेकिन उन्होंने जेलेंस्की के उस फैसले की आलोचना की जिसमें एक सैन्य टुकड़ी को यूपीए यानी यूक्रेनी विद्रोही सेना के नायकों का नाम दिया गया। काचिंस्की ने जोर देकर कहा कि अगर पीआईएस पार्टी चुनावों में जीतती है तो पार्टी यूक्रेन के यूरोपीय संघ में मौजूदा शर्तों पर एकीकरण को रोकने के लिए हर संभव उपाय करेगी। और ठीक डिपोर्टेशन की योजना के बयान से एक दिन पहले 4 अगस्त 2026 को यूरोपीय संघ ने यूक्रेनियों के संबंध में एक नया नियम अपनाया। इसकी जानकारी चेक गणराज्य के गृह मंत्रालय ने दी। वे यूक्रेनी पुरुष जो यूरोपीय संघ में अस्थायी सुरक्षा के लिए आवेदन करते हैं 5 अगस्त 2026 से उनका आवेदन खारिज कर दिया जाएगा अगर यूक्रेन की रिजर्व प्लस प्रणाली में उनकी सैन्य पंजीकरण में कोई उल्लंघन दर्ज है। अब वैध स्थिति केवल तभी प्राप्त की जा सकती है जब ऐसे कोई उल्लंघन ना हो। और यहाँ एक महत्वपूर्ण शर्त है, उन नागरिकों के लिए जिन्होंने पहले ही अस्थायी सुरक्षा प्राप्त कर ली है ये नई शर्त लागू नहीं होती, ये केवल नए आवेदकों पर लागू होती है। अस्थायी सुरक्षा कार्यक्रम की अवधि अब 4 मार्च 2028 तक बढ़ा दी गई है। ये सभी यूरोपीय संघ के देश और कुछ अन्य देश जिनमें नॉर्वे, यूनाइटेड किंगडम और स्विट्जरलैंड शामिल हैं जो ईयू में नहीं आते द्वारा दी जाती है। यानी पूरे यूरोपीय स्तर पर यह पहले से लागू है। असली कानूनी रूप से लागू की गई सीमा यह है कि जो लोग यूक्रेन में सैन्य पंजीकरण का उल्लंघन करते हैं उन्हें नया दर्जा नहीं मिलेगा, ये निर्वासन नहीं है। इसी पृष्ठभूमि में पोलैंड के दक्षिणपंथी नेता एक और भी ज्यादा कट्टरपंथी प्रस्ताव लेकर आ रहे हैं। यानी नए आए यूक्रेनी पुरुषों को नया दर्जा देने से इनकार नहीं, बल्कि यूक्रेनी पुरुषों की सक्रिय निर्वासन की बात कर रहे हैं, जिनमें से कुछ लोग देश में पूरी तरह से वैध रूप से रह रहे हैं। और अब हम मुख्य सवाल पर आते हैं, ये कितना वास्तविक है और कितना चुनाव से पहले की लोकप्रियता बटोरने वाली बात है। यहाँ कुछ ठोस तथ्य हैं जो काफी स्पष्ट जवाब देते हैं। पहली और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पीआईएस पार्टी इस समय सत्ता में नहीं है। 2023 के चुनावों के नतीजों के बाद पार्टी ने सत्तारूढ़ दल का दर्जा खो दिया जब उसका समर्थन 40% से नीचे चला गया। ये पार्टी अब विपक्ष में है, तब से उसकी स्थिति और कमजोर हो गई है। इब्रिस एजेंसी के पोलसेट न्यूज के सर्वे के अनुसार पार्टी केवल 25 वोटों की उम्मीद कर सकती है। साथ ही पार्टी आंतरिक विभाजन का भी सामना कर रही है। पार्टी पीआईएस से पूर्व प्रधानमंत्री मातेउस मोरावेस्की को बाहर कर दिया गया है। और पोलस्टर संस्थान के एक और सर्वेक्षण के अनुसार अधिकांश पोलिश नागरिकों को नहीं लगता कि पार्टी मातेउस मोरावेत्स्की के बिना सत्ता में लौट सकती है। माना जाता है कि वही पार्टी के प्रेरक थे। दूसरा,
पोलैंड में अगला संसदीय चुनाव केवल 2027 की शरद ऋतु में होगा, यानी अभी के समय से 1 साल से भी ज्यादा बाद। सरकार के पहले फैसलों में से एक के बारे में जो भी बयानबाजी हो रही है जैसे ही पार्टी जीतती है, ये बयान पार्टी पीआईएस की काल्पनिक भविष्य की जीत के मामले के लिए है, न कि पोलैंड की संसद में अभी पारित हो रहे किसी असली कानून का वर्णन है। पार्टी द्वारा प्रस्तुत औपचारिक दस्तावेज ये विपक्षी पार्टी का विधेयक है, न कि कोई पहले से लागू नियम, और न ही वह विधेयक जिसे बहुमत वाली पार्टी ने संसद में पेश किया है। संक्षेप में, ये भविष्य के लिए अधिक काल्पनिक योजनाएं हैं, अगर वह भविष्य पार्टी पीआईएस के लिए कभी आता है। कुल मिलाकर बात कुछ ऐसी ही है। वे सही कहते हैं, जैसे कि अगर हम जीतते हैं, अगर हम सरकार बनाएंगे तो हमारा पहला फैसला यही होगा, यूक्रेनी पुरुषों को पोलैंड से निकाला जाएगा। तीसरी बात जो इन घोषणाओं की प्रेरणा समझने के लिए जरूरी है, पोलिश लोगों का यूक्रेनियों के प्रति रवैया सच में खराब होता जा रहा है। ये सब हमारे सामने हो रहा है, और ठीक यही बात पीआईएस पार्टी के लिए एक अलग मतदाता आधार बनाती है। यही मुद्दा उठाकर वे अपनी रेटिंग बढ़ाना चाहते हैं। फिर से वे गिर चुके हैं और अब भी गिर रहे हैं। अभी 25% है, 2020 में 40% था, उससे पहले और भी ज्यादा, और अब वे अपनी रेटिंग्स बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। सीबीओएस के सर्वे के अनुसार, जो 2026 की शुरुआत में किया गया था, यानी इन सभी घोटालों से पहले, जो राष्ट्रपति कारोली नावरोत्स्की के फैसले के इर्द गिर्द फिर से उठे हैं। ज़ेलेंस्की से पोलिश पुरस्कार वापस लेना ये पहले की बात है। 46% पोलिश लोग यूक्रेनी शरणार्थियों के खिलाफ थे, अब ये प्रतिशत और बढ़ गया है। और अब पॉलिटिको पत्रिका ये बताती है कि पीआईएस पार्टी के अंदर फूट का फायदा उन पार्टियों को हो रहा है जो यूक्रेन के यूरोपीय संघ में शामिल होने का विरोध करती हैं। और उदाहरण के लिए जेगोश ब्राउन की पोलिश क्राउन कन्फेडरेशन पार्टी तो पूरी तरह से पोलैंड के यूरोपीय संघ से बाहर निकलने की वकालत करती है। सिर्फ यूक्रेन को शामिल न करने की बात नहीं है, बल्कि कहती है कि पोलैंड खुद ही यूरोपीय संघ से बाहर निकल जाए। तो ये है कड़ी यूक्रेन विरोधी बयानबाजी। सभी यूक्रेनी पुरुषों को युद्ध लड़ने के लिए वापस भेज दो। ये मतदाता समर्थन पाने का एक तरीका है। जो ध्यान दे वैसे भी चले जाएंगे, लेकिन वे और भी कट्टरपंथी दक्षिणपंथी ताकतों के पास चले जाएंगे, जैसे कि पोलिश क्राउन कन्फेडरेशन। इसलिए पीआईएस पार्टी ने तय किया कि इसी मुद्दे पर चर्चा कर लोकप्रियता हासिल करें। जहां तक लोगों के सामूहिक निर्वासन के विचार की कानूनी व्यवहार्यता की बात है, जो यूरोपीय अस्थायी सुरक्षा दर्जे के तहत हैं, यहां ईमानदारी से कहना चाहिए कि इस विशेष विधेयक का विस्तृत कानूनी विश्लेषण इसकी पोलिश नहीं बल्कि उच्च स्तरीय यूरोपीय अस्थायी सुरक्षा निर्देश के अनुरूपता के संदर्भ में मौजूद नहीं है। यानी ऐसा लगता है कि निश्चित रूप से इसे लागू करना मुश्किल होगा, लेकिन संभव है, क्योंकि प्रवासन नीति के मामलों में पहले भी ऐसे मामले सामने आ चुके हैं, जब देशों ने पूरे यूरोप के साझा फैसले को नजरअंदाज कर दिया और जैसा उन्होंने सही समझा वैसा किया। एक बात निश्चित रूप से कही जा सकती है, खुद यह तथ्य कि यूरोपीय संघ ने अभी 5 अगस्त को कहीं अधिक नरम और लक्षित उपाय लागू किया है। विशेष रूप से सैन्य पंजीकरण का उल्लंघन करने वाले नए आवेदकों को ही अस्थायी सुरक्षा की नई स्थिति से इनकार किया गया है। यह दर्शाता है कि यूरोपीय स्तर पर भी इस मुद्दे पर दृष्टिकोण धीरे धीरे और शर्तों के साथ बन रहा है, न कि कानूनी रूप से रह रहे लोगों के सामूहिक निर्वासन से। निष्कर्ष, हमारे सामने पीआईएस पार्टी का एक विधेयक आया जो इस समय सत्ता में नहीं है। जनमत सर्वेक्षणों में उसे लगभग 1/4 वोट मिल रहे हैं। वो आंतरिक विभाजन से गुजर रही है और उसे ये योजनाएं लागू करने का मौका 1 साल से भी ज्यादा समय बाद ही मिलेगा अगर वो चुनाव जीतती है। ये पोलिश समाज में वास्तविक रूप से बढ़ती यूक्रेन विरोधी भावनाओं की पृष्ठभूमि में एक क्लासिक चुनावी चाल है। ये अपने लिए इस सख्त रुख को दक्षिणपंथी खेमे के दूसरे दलों से पहले सुरक्षित करने की कोशिश है। ये तुरंत शुरू होने वाले निर्वासन अभियान की घोषणा नहीं है, इसलिए ऐसी खबरों को हमेशा छान कर देखें और उन पर आलोचनात्मक दृष्टिकोण रखें। यही मैं विराम लेता हूं। अपनी राय और निष्कर्ष नीचे कमेंट करें। चैनल सब्सक्राइब करें, एपिसोड लाइक करें, बेल आइकन दबाएं।
अगर आप इस स्वतंत्र YouTube चैनल को समर्थन देना चाहते हैं तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक और डिटेल्स के जरिए डोनेट करके या YouTube पर स्पॉन्सरशिप के माध्यम से आर्थिक रूप से मदद कर सकते हैं। इस वीडियो के नीचे स्पॉन्सरशिप बटन पर क्लिक करें और सुविधानुसार समर्थन चुनें। आपके समर्थन के लिए आभारी रहूंगा। धन्यवाद। अपना ध्यान रखें। अलविदा।